Hello everyone. So the topic for today is formation of company. I'm going to tell you how to form a company, what are the formalities, who are the people involved in this whole process. So let's start with the formation of company. कंपनी का फॉर्मेशन किस तरह होता है? कंपनी की फॉर्मेशन एक बहुत लंबी बहुत बड़ी प्रोसेस है और इस पूरी प्रोसेस को हमने 3 अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहला स्टेज है प्रमोशन स्टेज, दूसरा स्टेज है इनकॉर्पोरेशन और तीसरा स्टेज है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जहां कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर देती है, ऑलमोस्ट कंपनी तैयार हो जाती है। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज़ अ लीगल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स अ सीरीज़ ऑफ स्टेप्स एंड लीगल फॉर्मेलिटीज़। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत लोगों को इन्वॉल्व होना होता है और बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ यहाँ होती है। A person or a group of persons interested in the formation of the company takes these steps. It is a process that brings a company into existence. एक जो हमारा आइडिया होता है, सपना होता है कंपनी का, उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट किया जाता है। रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरी प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं प्रमोशन स्टेज से। आज के इस वीडियो में हम प्रमोशन स्टेज को ही पढ़ने वाले हैं। प्रमोशन स्टेज में जो अलग अलग स्टेप्स आते हैं, वो लोग जो इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, उनकी ड्यूटीज़ और लायबिलिटीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रमोशन, आज हम बात करेंगे सिर्फ प्रमोशन की। प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन वो स्टेज होती है जहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, मतलब आपको आसपास अगर कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी नज़र आती है या जो भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ पे हम काम करना चाहते हैं, जिन एक्टिविटीज़ पे हम काम करना चाहते हैं, उसके लिए बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कवर करना, उनको इन्वेस्टिगेट करना और ना सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज़ को इन्वेस्टिगेट करना, उनके साथ साथ जो रिसोर्सेज हमको चाहिए होंगे इस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी हमें फ़िज़िकल रिसोर्सेज चाहिए होंगे, हमें फ़ाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए होंगे, हमें ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो इन सारे रिसोर्सेज को असेंबल करना, इनको प्लान करना, इन्हें ऑर्गेनाइज़ करना, ताकि हम एक कंपनी को फॉर्म कर सके। इस पूरी की पूरी लीगल प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? प्रमोशन। तो द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन स्टार्ट्स विद एन आइडिया अबाउट सम बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड एंड्स विद द ट्रांसलेशन ऑफ दैट आइडिया इनटू रियलिटी। बेसिकली हम प्रोमोटर उसे ही कहते हैं। प्रमोशन का मतलब ही ये प्रोसेस होती है जहाँ पे हमारे आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट किया जाता है। ये आइडिया कंपनी को फॉर्म करने का आइडिया होता है जो कि प्रोमोटर कंसीव करता है। प्रोमोटर वो पर्सन होता है, वो इंसान होता है जो कि कंपनी को फॉर्म करने का जो आइडिया होता है उसे कंसीव करता है, और ना सिर्फ आइडिया कंसीव करता है बल्कि इस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी मशक्क़त, जितने भी काम करने पड़ते हैं, वो सारे प्रोमोटर ही करता है। तो प्रमोशन स्टेज के बारे में, दिस टर्म इज़ यूज्ड इन कंपनीज एक्ट बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट। प्रमोशन ये जो वर्ड है इसको सेंचुरी से कंपनीज लॉज में यूज़ किया जाता है, लेकिन इस वर्ड को आज तक डिफ़ाइन नहीं किया गया। सिर्फ यही बोला जाता है प्रमोशन वो स्टेज होती है जहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कवर किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है। आप जो फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए, आपको जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी उन्हें असेंबल करोगे, उन्हें ऑर्गेनाइज़ करोगे ताकि आप एक कंपनी को फॉर्म कर सको। तो प्रमोशन इज़ द प्रोसेस ऑफ discovery and investigation of business opportunities, planning and organization of physical, financial and human resources with a view to form a company। पूरी डेफिनेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला, एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हम बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं, डिस्कवर करते हैं। नंबर 2, जहाँ पे हम जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए, फ़िज़िकल, ह्यूमन और फिनेंशियल, उन रिसोर्सेज को प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन इन दोनों फंक्शंस के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसके पीछे हमारा ऑब्जेक्ट होता है कंपनी को फॉर्म करना। देन प्रोमोटर कौन होता है? प्रोमोटर को आज से पहले, यानी 2013 से पहले 1956 में प्रोमोटर को डिफ़ाइन नहीं किया गया था। तो बेसिकली 2013 वो एक्ट है जिसने पहली बार प्रोमोटर को डिफ़ाइन किया है। तो आज तक हम ये पढ़ते आते थे कि प्रोमोटर वो व्यक्ति होता है, वो इंसान होता है जो कंपनी को स्टार्ट करने का एक आइडिया लेकर आता है, ठीक है, और इस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन अब आपके पास एक लीगल डेफिनेशन है जिस बेसिस पे आप जो प्रोमोटर होते हैं उसका रोल क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, बता सकते हैं। तो प्रोमोटर कौन होता है? एज़ पर द कंपनीज एक्ट 2013, प्रोमोटर वो इंसान होगा सबसे पहला जिसका नाम कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में लिखा है या कंपनी के एनुअल रिटर्न्स में जिसको एज अ प्रोमोटर आइडेंटिफाई किया गया है। दूसरा, अगर कंपनी के अफेयर्स पे उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह से कोई कंट्रोल है। कंट्रोल करने के लिए कंपनी का जो बीओडी होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके कंपोजिशन में आपका रोल हो सकता है, या तो कंपनी की जो पॉलिसीज़ होगी या कंपनी के जो डिसीजंस होंगे उनमें आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी रोल हो सकता है, आपका कंट्रोल हो सकता है। तीसरी बात, इन तीनों रिक्वायरमेंट, चारों रिक्वायरमेंट से अगर आप कोई भी रिक्वायरमेंट आप पूरी करते हो तो आप कंपनी के प्रोमोटर कहलाओगे। आपकी फोर्थ कंडीशन है कि या फिर जो कंपनी का बीओडी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है,
आप उन्हें एडवाइस देते हो, आप उन्हें इंस्ट्रक्शन देते हो या उन्हें डायरेक्शन देते हो। यानी कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो आपके इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है, आपके एडवाइजेस पे काम करता है, आपके डायरेक्शंस पे काम करता है। लेकिन ये एडवाइस, ये डायरेक्शन, ये इंस्ट्रक्शन आप अगर प्रोफेशनल कैपेसिटी से दे रहे हो, ये एडवाइस आपकी प्रोफेशनल एडवाइस है। जैसे सीए से अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है, प्रोफेशनली एडवाइस दे रहा है, तो उस प्रोफेशनल कैपेसिटी के आदमी को प्रमोटर का टाइटल नहीं दिया जाएगा, वो कंपनी का प्रमोटर नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड द रोल ऑफ द प्रोमोटर, यानी यहाँ जो हमने लीगल डेफिनेशन पढ़ी है, इससे आपको कंपनी का जो प्रोमोटर है उसका नेचर समझ आ जाएगा। लेकिन उसके रोल को थोड़ा समझने के लिए हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। अब प्रोमोटर इज़ अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ज़रूरी नहीं है एक ही आदमी प्रोमोटर हो। प्रोमोटर ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग भी प्रोमोटर्स हो सकते हैं कंपनी के। हु कंसीव्स द आइडिया ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, टेक्स नेसेसरी स्टेप्स फॉर इट्स इनकॉर्पोरेशन एंड रेजिंग ऑफ इनिशियल कैपिटल। प्रोमोटर वो आदमी होता है जो कंपनी को फॉर्म करने का आइडिया कंसीव करता है, आइडिया लेकर आता है, उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी रिसोर्सेज को असेंबल करना होता है, कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना, कंपनी की इनिशियल कैपिटल को रेज करना, ये सारे काम कौन करता है? प्रोमोटर करता है, ताकि वो एक कंपनी को फॉर्म कर सके, फ्रेम कर सके। फिर उसके बाद अगर वो कंपनी का डायरेक्टर बन जाता है तो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है उनको एडवाइस देना, उनको डायरेक्शंस देना, उनको इंस्ट्रक्शन देना और कंपनी के अफेयर्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करना एज अ मेजर शेयर होल्डर और एज अ डायरेक्टर, ये सब भी काम प्रोमोटर कर सकता है। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ प्रोमोटर। प्रोमोटर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? सबसे पहला, कंसीविंग द आइडिया ऑफ द कंपनी। कंपनी किस तरह की आप कंपनी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाहते हैं, ट्रेडिंग का काम करना चाहते हैं, रेंडरिंग का काम करना चाहते हैं, तो एक आइडिया कंसीव करेंगे, एक आइडिया लेकर आएंगे कि आपका जो आइडिया है, ताकि आप आगे उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकें, कंपनी में कन्वर्ट कर सकें। और उसके बाद कई बार हम देखते हैं कि कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो स्टैब्लिश होते हैं, यानी जिनका रजिस्ट्रेशन होते ही कुछ ही टाइम में वो कंपनी फेल हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो कंपनी जो गलत और फॉल्ट नोशंस होते हैं उन पे बेस्ड होती है। तो इसके लिए आपको एक थॉरो एनालिसिस करना होता है कि आप जो आइडिया लेकर आए हैं, क्या वो आइडिया प्रैक्टिकेबल होगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ द आइडिया। वही बात आई कि आइडिया, सिर्फ आइडिया कंसीव करना ही इनफ नहीं होता है, उस आइडिया की फिनेंशियल कमर्शियल वायबिलिटी है या नहीं है, उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी है या नहीं है, ये आपको चेक करना होगा। इसके लिए आपको टेस्ट करने होंगे और इसके लिए अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कुछ एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं, आप इंजीनियर्स की हेल्प ले सकते हैं, आप फिनेंशियल जर्नलिस्ट होते हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं, आप मार्केट रिसर्च एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं। तो उनकी हेल्प से आपको ये चेक करना है कि आप जो आइडिया लेकर आए हैं आज के एनवायरनमेंट में, आज के सिनारियो में, क्या वो प्रैक्टिकेबल है, क्या वो वायबल है, क्या वो फिजिबल है। तो उनकी फिजिबिलिटी वायबिलिटी को चेक करना ये आपका सेकेंड स्टेप होगा। थर्ड स्टेप, असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स। अब अगर आपको एक बार ये पता चल गया कि आपका आइडिया आज की सिचुएशन के हिसाब से फिजिबल है, वायबल है, प्रैक्टिकेबल है, तो आप क्या करेंगे? आप जो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स होती है उन्हें गैदर करने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल के लिए आपको एक ऑफिस, फुल्ली इक्विप्ड ऑफिस तैयार करना होगा, ऑफिस का स्टाफ चाहिए होगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट तो एक सीएस को भी अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आप शुरुआत में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, यानी आप ये भी प्लान करेंगे कि आपकी कंपनी का, आपके बिज़नेस का साइज़ क्या होगा, लेआउट क्या होगा, लोकेशन क्या होगी, ये सब चीज़ें यहाँ डिसाइड करी जाती है असेंबलिंग द रिक्वायरमेंट्स इस स्टेप में। नेक्स्ट है मेकिंग प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके अलावा प्रोमोटर इनकॉर्पोरेशन से पहले अगर कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी तो उसके नाम से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इस यहाँ पे कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है? प्रोमोटर खुद कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो शुरुआत के जो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आपको ज़मीन खरीदनी है, एग्जांपल के लिए अगर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिक्योर करना, होल्ड करना है, यानी आपको आपकी कंपनी के लिए ट्रेडमार्क चाहिए, पेटेंट चाहिए, कॉपीराइट चाहिए, इन सबको सिक्योर करने के लिए, या फिर आप अगर किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक ओवर करना चाहते हैं, या फिर किसी मशीनरी को टेक ओवर करना चाहते हैं, किसी प्लांट को टेक ओवर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ते हैं, जो कि किसके नाम से होते हैं? प्रोमोटर के नाम से होते हैं। लेकिन जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो ये जो शुरुआत के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये कंपनी अडॉप्ट कर लेती है। नेक्स्ट, फिनेंशियल प्लानिंग। इसके बाद में कंपनी की जो इनिशियल फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, उनको बियर करने के लिए, उनको उन एक्सपेंसेस के लिए आपको शुरुआत में कुछ फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है आपकी, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, मतलब
कौन से लोग होंगे जो आपकी कंपनी के सब्सक्राइबर्स बनेंगे, ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन बनेंगे, ये सब आप डिसाइड करने वाले हो। यानी आप कहाँ से कैपिटल अरेंज करोगे, आपके कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होगा, कैपिटलाइजेशन और कैपिटल इशू का मोड क्या होगा, टाइम क्या होगा, ये सब डिसाइड कौन करता है? प्रोमोटर खुद डिसाइड करता है। नेक्स्ट, कंप्लायंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज़। सबसे ज़्यादा टाइम प्रोमोटर का इसी फॉर्मेलिटी में जाता है, क्योंकि ये लास्ट स्टेज है, इसके बाद आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होने वाली है। यहाँ पे कंपनी का नाम उसको रजिस्टर करवाना, उसके लिए अप्रूवल आपको उस नाम को रिजर्व करवाना। नंबर 2, कंपनी का जो एड्रेस होता है, रजिस्टर्ड एड्रेस, ठीक है, उस एड्रेस को डिसाइड करना कौन सी जगह आपका ऑफिस होगा। देन कंपनी के ऑब्जेक्ट डिसाइड करना, कंपनी की कैपिटल को डिसाइड करना, क्या कैपिटल होगी, क्या स्ट्रक्चर होगा। देन कंपनी का एमओए प्रिपेयर करना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देन कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना, मेमोरेंडम पे सब्सक्राइबर्स के साइन करवाना, ठीक है। और आपके जो फर्स्ट डायरेक्टर्स है, जो आर्टिकल्स के फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं, उन फर्स्ट डायरेक्टर से और आपके सब्सक्राइबर से एफिडेविट लेना, उनके पर्टिकुलर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? NADO, नेम, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन, ठीक है, आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स की और आपके सब्सक्राइबर्स की। इसके अलावा अगर आपकी कंपनी OPC है तो नॉमिनी का रिटन कंसेंट चाहिए, आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स का रिटन कंसेंट चाहिए, डिक्लेरेशन चाहिए होते हैं, CA, CS, कोस्ट अकाउंटेंट। इसके अलावा आपको अपॉइंट करना होता है कंपनी के लिए, आपको वैल्यूअर अपॉइंट करना पड़ेगा, इंजीनियर अपॉइंट करना हो सकता है, आपको एडवोकेट अपॉइंट करना पड़ सकता है, अकाउंटेंट अपॉइंट करना पड़ सकता है। तो ये सारे जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, लीगल कंप्लाइंसेस होती है, सारी प्रोमोटर को करनी होती है। नेक्स्ट, गेटिंग द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। अब कंपनी का ये सारा का सारा लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपने कर दी, तो कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डालना रजिस्ट्रार को, ये काम भी कौन करेगा? प्रोमोटर करेगा। देन अगर आपको वहाँ से अप्रूवल मिल जाता है, भी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, तो आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है, इशू हो जाता है। नेक्स्ट है इंश्योरिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ टू द इनिशियल कैपिटल। जो मैं आपको बात बता रही थी कि शुरुआत की जो कैपिटल है वो आपको रेज़ करनी है, प्रोमोटर को रेज़ करनी है। तो आपके सब्सक्राइबर्स कौन होंगे? और जिन सब्सक्राइबर्स ने मेमोरेंडम में अपना नाम लिखवाया था, जो आपके मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स और जिन्होंने अग्री किया था कि वो इतने शेयर्स खरीदने वाले हैं, उनसे एक्चुअल जो शेयर्स का अमाउंट है वो उनसे लेना, और इस चीज़ को अश्योर करना कि आपने जो इनिशियल कैपिटल थी वो रेज़ कर दी है कंपनी के लिए। नेक्स्ट, इंश्योरिंग वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। कंपनी एक बार अगर इनकॉर्पोरेट हो गई है तो विदिन 30 डेज़ आपको रजिस्ट्रार को जो वेरिफिकेशन है रजिस्टर्ड ऑफिस का, उसका वेरिफिकेशन भेजना होगा रजिस्ट्रार को, ठीक है, फर्निश्ड करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कंपनी का बिजनेस आप कमेंस नहीं कर पाएंगे। शुरुआत तभी होगी जब आप रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन कर लेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अगर आप कंपनी के मेजर शेयर होल्डर, अगर आप कंपनी के डायरेक्टर, तो कंपनी के अफेयर्स कंट्रोल करेंगे, डायरेक्टर्स को एडवाइस देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, डायरेक्शन देंगे, लेकिन प्रोफेशनल कैपेसिटी से नहीं। नेक्स्ट है अपॉइंटिंग डायरेक्टर्स इफ़ ऑल द डायरेक्टर्स रिज़ाइन। अगर सारे डायरेक्टर्स एक साथ रिज़ाइन कर देते हैं या सारे के सारे डिसक्वालीफाइड हो जाते हैं एक ही साथ, मतलब सारों की जो ऑफिस है, सारों का जो पोस्ट है वो वेकेट हो जाता है एक साथ, तो फिर उस टाइम प्रोमोटर के पास ये राइट होता है कि वो जितने भी रिक्वायर्ड डायरेक्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट कर सकता है। जब तक जनरल मीटिंग में उनका लीगल अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता, तो उससे पहले प्रोमोटर क्या कर सकता है, उस टाइम के लिए आप जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी डायरेक्टर्स की, उन डायरेक्टर्स को आप अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्यूटीज़ ऑफ प्रोमोटर। सबसे पहला, टू डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट्स। जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होती है अबाउट फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, वो सारी कंपनी को बताना, कंपनी के को डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको लायबल ठहरा जाएगा। अगर किसी भी टाइम पे कंपनी को नुकसान हो जाएगा तो उस टाइम पे कंपनी को नहीं बल्कि आपको लायबल ठहराया जाएगा। तो फॉर्मेशन से जुड़ी हुई जितनी भी मटीरियल फैक्ट्स होते हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, वो सब कंपनी को या कंपनी के BOD को इंटीमेट करना ज़रूरी है। नंबर 2, नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। प्रोमोटर को मना नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रोहिबिशन नहीं है कि आप कंपनी से कोई प्रॉफिट नहीं ले सकते। आप प्रॉफिट ले सकते हैं, बशर्ते कंपनी को उस प्रॉफिट का पता होना चाहिए। बिना BOD को, बिना कंपनी को इन्फॉर्म किए, बिना कंपनी की कंसेंट से आप कंपनी से एक पैसा भी नहीं ले सकते। आप जो प्रॉफिट कमाएंगे वो कंपनी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, टू डिस्क्लोज द इंटरेस्ट अंडर ट्रांजेक्शन। अगर आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं कंपनी के थ्रू, ठीक है, तो उस ट्रांजेक्शन में आपका क्या इंटरेस्ट है वो आपको बताना होगा कंपनी को, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन को कंपनी रेपुडिएट कर सकती है और जो भी लॉस हुआ वो आपसे ले सकती है। नेक्स्ट, नॉट टू सेल
ओन प्रॉपर्टी विदाउट इन्फॉर्मिंग, अपनी खुद की प्रॉपर्टी आप बिना इन्फॉर्म किए, वही बात कि आप कंपनी को अपनी प्रॉपर्टी दे तो सकते हैं, सेल तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंपनी के बीओडी को कंपनी को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, और उस कंपनी को उस प्रॉपर्टी को सेल करने के पीछे आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, मार्केट ज़्यादा प्राइस पे अगर दे रहे हैं तो ये बातें भी, ये फैक्ट्स भी आपको रिवील करने पड़ेंगे। टू मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ द प्रॉपर्टी बॉट, अगर आप कंपनी के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको उस प्रॉपर्टी के लिए, उस प्रॉपर्टी की सारी बातें, उसकी क्या वैल्यू है, क्या नेचर है, या फिर उस सेलर ने आपको कितना कमीशन दिया, ये सब बातें आपको रिवील करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड कर सकती है। नेक्स्ट, नॉट टू मेक अनफेयर यूज़ ऑफ हिज पोजीशन, आप अपनी, क्योंकि प्रोमोटर का जो पोजीशन होता है कंपनी में, वो कैसा पोजीशन है, बिल्कुल ट्रस्टी वाला, क्यों, भले ही प्रोमोटर कंपनी का ट्रस्टी नहीं है, ठीक है, वो कंपनी का एजेंट भी नहीं है, उसे कंपनी के साथ फिड्यूसरी रिलेशन में माना जाता है कि कंपनी का उसके साथ फिड्यूसरी रिलेशन होता है, लेकिन कंपनी का प्रोमोटर होते हुए, ट्रस्टी की पोजीशन में भी होते हुए, ट्रस्टी का पोस्ट नहीं है आपके पास, फिर भी आपके पास जो भी राइट्स है, जो भी आपके फंक्शंस थे, उन बेसिस पे आपको बहुत सारे राइट्स, बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलती है। तो आपको कभी भी जो आपकी डीलिंग्स होती है बिल्कुल फेयर होनी चाहिए, बिल्कुल ओपन होनी चाहिए, किसी भी तरह का अनफेयर अपनी पोजीशन का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। नेक्स्ट, नॉट टू एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिस कंपनी के आप प्रोमोटर हैं, या उसकी होल्डिंग कंपनी, या उसकी सब्सिडियरी कंपनी, या उसकी एसोसिएट कंपनी, किसी भी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट फ्रॉम सिक्योरिटीज़ इन केस ऑफ वेरिएशन इन ऑब्जेक्ट्स और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपके जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स है, ठीक है, कंपनी के सब्सक्राइबर्स बनने के बाद में, कंपनी का मतलब इनकॉर्पोरेशन होने के बाद में भी, अगर आप कंपनी की कभी भी किसी भी वक्त कंपनी के ऑब्जेक्ट्स में या कॉन्ट्रैक्ट के किसी टर्म में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो लोग जो इससे सहमत नहीं है, जो डिसेंटिंग सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनको आपको एक ऑप्शन देना पड़ेगा, उनको आपको एक अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि वो कंपनी से एग्जिट कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, उनका सब्सक्रिप्शन जो है वो वहीं पर ख़त्म हो सकता है। टू अटेंड बिफोर द ट्रिब्यूनल, अगर आपकी कंपनी लिक्विडेशन प्रोसेस में आ जाती है, या फिर जो कंपनी का लिक्विडेटर है वो ट्रिब्यूनल को एक रिपोर्ट देता है कि कंपनी के फॉर्मेशन में, या कंपनी के जो कंपनी की प्रोसीडिंग थी, जो अफेयर्स थे, उनमें किसी तरह का फ्रॉड है, किसी तरह की कोई मिसकंडक्ट है, और ट्रिब्यूनल उस रिपोर्ट पे कंसिडरेशन करने के बाद अगर आपको बुलाती है किसी अपॉइंटेड डेट और टाइम पे, तो आपको उस टाइम पे ट्रिब्यूनल के सामने प्रेजेंट होना ज़रूरी होता है। ये एक प्रोमोटर की ड्यूटी है। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज़ ऑफ प्रोमोटर, प्रोमोटर्स की क्या क्या लाइबिलिटीज़ होती है। सबसे पहला, लाइबिलिटी फॉर फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन, अगर आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन अबाउट इनकॉर्पोरेशन, मतलब कुछ फॉलोइंग ग्राउंड्स और रीजंस मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका इनकॉर्पोरेशन इन बेसिस पे हुआ है तो आप सेक्शन 447 के अंडर लायबल माने जाएंगे। सबसे पहला, अगर आपने जो कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे इन्फॉर्मेशन दी थी, रिप्रेजेंटेशन दिया था, वो फॉल्स है, इनकरेक्ट है। नंबर 2, अगर आपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में कोई मटेरियल फैक्ट और इन्फॉर्मेशन को छुपाया है, अगर आपने डिक्लेरेशन के बारे में कोई इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट और इन्फॉर्मेशन को छुपाया, और फोर्थ थिंग, अगर आपने फ्रॉडुलेंट एक्शन के द्वारा कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवाया है, तो फिर आप सेक्शन 447 के अंडर आप लायबल माने जाओगे। नेक्स्ट, लायबिलिटी फॉर मिसलीडिंग प्रॉस्पेक्टस, अगर किसी सब्सक्राइबर ने आपके प्रॉस्पेक्टस पे बिलीव करके कंपनी के शेयर्स को, कंपनी की सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब किया, और उस प्रॉस्पेक्टस में वो मिसलीडिंग प्रॉस्पेक्टस है, झूठा प्रॉस्पेक्टस है, तो फिर वो लोग जिन्होंने जिन्होंने शेयर्स को या सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब किया है, उनको जितना भी लॉस होता है उसे जो आपका कंपनी का प्रोमोटर है वो क्या करेगा, उन्हें कंपनसेट करेगा। नेक्स्ट, लायबिलिटी फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी कंपनी का जो अलॉटमेंट होता है शेयर्स का, प्राइवेट प्लेसमेंट का जो मोड है, उसके रिगार्ड में कुछ प्रोविजंस, कुछ रूल्स बने हुए हैं। अगर आप उन्हें कॉन्ट्रवेंट करके कोई ऑफर देते हो, इन्विटेशन देते हो पब्लिक को, ठीक है, या फिर जो पैसा आ जाता है एक्सेप्ट भी कर लेते हो, ठीक है, और ये अगर सारे रूल्स को आपने कॉन्ट्रवेंट किया है, सारे प्रोविजंस को कॉन्ट्रवेंट किया है, तो कंपनी और प्रोमोटर दोनों के दोनों लायबल है, और उन लोगों को जिनको नुकसान हो उनको आपको रिफंड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ इस ऑफ़र और इन्विटेशन में जो अमाउंट इन्वॉल्व है, वो अमाउंट या 2 करोड़, इन दोनों में से जो ज़्यादा अमाउंट है एज अ पेनल्टी आपको देना पड़ेगा, और उन लोगों को रिफ़ंड करना पड़ेगा। रिफ़ंड करने के लिए भी आपके पास टाइम कितना होगा, जैसे ही आपकी पेनल्टी का ऑर्डर आया, उस ऑर्डर के 1 महीने के अंदर अंदर आपको सब्सक्राइबर्स को उनका पैसा रिफ़ंड करना होगा। नेक्स्ट, लायबिलिटी फॉर नॉन कॉपरेशन टू कंपनी लिक्विडेटर, कंपनी की जो लिक्विडेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है,
तो लिक्विडेटर को उसकी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करने के लिए आपको हेल्प करनी पड़ेगी, कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 6 महीने की जेल या 50,000 का जुर्माना, जो फ़ाइन आपका रहेगा 50,000 का, और जेल आपको हो सकती है 6 महीने तक, या फिर दोनों की दोनों पनिशमेंट्स आपको मिल सकती है। आपका इम्प्रिजनमेंट का टाइम 6 मंथ्स है, याद रखना, और फ़ाइन जो है वो आपका 50,000 रुपीज़ है, या फिर दोनों के दोनों पनिशमेंट्स एक साथ भी आपको दिए जा सकते हैं। देन लायबिलिटी फॉर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, जो शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो इनकॉर्पोरेशन के पहले के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनके लिए भी आपकी लायबिलिटी होती है। लेकिन अगर उन कॉन्ट्रैक्ट्स को आपकी कंपनी अडॉप्ट कर लेती है, या फिर आपका जो इनकॉर्पोरेशन था उन टर्म्स में उन्हें वारंट कर दिया जाता है, तो फिर आपकी लायबिलिटी नहीं है, तो फिर आगे फर्दर कंपनी की लायबिलिटी है। लास्ट आपका प्रोमोटर का टॉपिक है रेमुनरेशन ऑफ प्रोमोटर्स। वैसे तो प्रोमोटर्स को रेमुनरेशन मिलने के लिए अगर कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उन्हें रेमुनरेशन नहीं भी मिल सकता है, लेकिन अगर आपका कंपनी के साथ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको रेमुनरेशन मिल सकता है किसी भी तरीके से। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, अगर इनके भी रीइंबर्समेंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है एक्सप्रेस, तो आपको ये पैसा भी मिले या ना मिले कोई श्योरिटी नहीं है। सबसे पहला, बाय सेलिंग इज़ प्रॉपर्टी एट प्रॉफिट। आप अपनी प्रॉपर्टी, मैंने आपको कहा था कि प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं कंपनी में, लेकिन उसके लिए बीओडी को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे तो आपकी ड्यूटी वहाँ पे अराइज हो जाएगी। तो पहला आपको रेमुनरेशन मिल सकता है कि अपनी प्रॉपर्टी प्रॉफिट पे सेल करोगे कंपनी को, जो प्रॉफिट रहेगा वो आपका रेमुनरेशन बन जाएगा। दूसरा, बाय सेलिंग प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ शेयर्स। अब अपनी प्रॉपर्टी सेल करो कंपनी को, बदले में पैसा ना लेकर आप शेयर्स ले सकते हो एज रेमुनरेशन। नेक्स्ट, बाय टेकिंग शेयर्स एट पार। अगर मार्केट में शेयर्स की वैल्यू ज़्यादा है तो आप पार वैल्यू पे कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो, तो जो आपका प्रॉफिट रहेगा वो आपके लिए रेमुनरेशन बन जाएगा। नेक्स्ट, बाय वे ऑफ कमीशन ऑन सेल ऑफ शेयर्स। कंपनी के जो शेयर्स अलॉट होते हैं उन शेयर्स पे आपको कमीशन के तौर पे भी आपको रेमुनरेशन दिया जा सकता है। बाय लमसम अमाउंट, एक फ़िक्स अमाउंट है कि 10,000, 20,000, 50,000 ये अमाउंट है जो हमारे प्रोमोटर्स को हम हर महीने देते हैं, तो उस फिक्स लमसम अमाउंट के थ्रू भी आप अपनी रेमुनरेशन आपको मिल सकती है। और लास्ट है बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, या फिर कंपनी आपको बिना मॉनेटरी कंसिडरेशन के आपकी सर्विसेज के लिए आपको क्या कर सकती है, आपको शेयर्स अलॉट कर सकती है। तो ये सारे बेसिस है जिन बेसिस पे एक प्रोमोटर को रेमुनरेशन मिलता है। किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में प्रोमोटर का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। और प्रमोशन की जो स्टेज होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर यहाँ वायबिलिटी, यहाँ फिजिबिलिटी नहीं है तो आगे जाके आपकी कंपनी अगर कमेंस भी हो जाएगी, बिजनेस भी शुरू कर देगी, तो भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। आई होप आपको प्रमोशन का स्टेज समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस समझाऊँगी। थैंक यू।